हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन मतलब 19वीं सदी में पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, उदारवादी विचारधारा का प्रसार और बुद्धिजीवियों के कारण समाज और धर्म में जो सुधार हुआ है, जिसे भारत में पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई है। मतलब उस वक्त जो है सामाजिक कुरीतियाँ और धर्म की कुरीतियाँ जो है एक दूसरे से इंटरलिंक थे, जुड़ा हुआ था। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने, कुछ संगठनों ने इसके खिलाफ में, इसके विरोध में कुछ मुहिम चलाए, कुछ आंदोलन हुआ, ठीक है। और वहाँ से एक पुनर्जागरण, भारत का पुनर्जागरण का शुरुआत होता है और सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक कुरीतियाँ को ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। तो उस आंदोलन में जो क्रमिक प्रकट हुई है, इस तरह से है कि प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज और फिर इस तरह से कई एक संगठनों ने काम किया। इसमें जो बुद्धिजीवी और चिंतित लोग थे समाज के, तो जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इन सब के बारे में हम लोग एक करके देखेंगे। तो ये आपका हो गया भूमिका के तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि 19वीं सदी में जो सामाजिक और धार्मिक में सुधार हुआ है उसे पुनर्जागरण का संज्ञा दिया गया। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं हम लोग राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सबसे पहले, इसे राजा जो है, ये राजा आपको ये उपाधि के तौर पे है। इसका नाम पहले था राम मोहन राय। राजा की उपाधि इसे अकबर द्वितीय ने दिया था। तो राजा राम मोहन राय के ही नाम से हम भारतवासी, ये पूरा दुनिया इसे जानते हैं। इनका जन्म 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक शहर है, एक नगर है जिसका नाम है राधा नगर। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 1774 में और ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। फिर क्या हुआ कि पटना में रह के अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। पटना में रह के अरबी और फारसी भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने कुरान का भी अध्ययन किया। उसके अलावा सूफी संत के लिए, सूफी धर्म के लिए उनके भली भांति उसका अध्ययन किया, सूफी धर्म के बारे। फिर 17 वर्ष की आयु में इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में एक पत्रिका लिखा। तो पिता से मतभेद होने के कारण इनके पिता ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर 3 से 4 वर्ष तक इधर उधर वो भटकते रहे, घूमते रहे। संभवतः ये माना जाता है कि वो तिब्बत की ओर चले गए थे। तो 3-4 साल बीतने के बाद जब वो लौट कर वो बनारस में रहे। अब बनारस में रहकर, ठीक है, बनारस में रहकर संस्कृत भाषा और हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। 17 वर्ष में मूर्ति पूजा पर पत्रिका लिखा। पिता ने उसे घर से बाहर कर दिया। फिर घूमते फिरते आए। 3-4 साल बाद बनारस में रहे। बनारस में रहकर उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और फिर हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन किया। फिर 1803 में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। कब? 1803 में पिता की मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो मुर्शिदाबाद जो है उनके ये है, वहाँ लौट आते हैं, ठीक है। और फिर एक किताब लिखते हैं, एक पत्रिका लिखते हैं, क्या नाम से? तूफात उल मुहादिन नाम से एक पत्रिका लिखते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा और अंधभक्त के विरोध में उन्होंने एक पत्रिका लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि बंगाल के एक सन्यासी थे, एक तांत्रिक थे, जिनका नाम थे हरिहर नंदा। ये तीर्थ स्वामी थे। इनके शरण में रहकर तांत्रिक विद्या का अध्ययन किया। हरिहर नंदा के शरण में रहकर तांत्रिक विद्या का अध्ययन किया। फिर 1814 में वो कलकत्ता में अस्थायी रूप से रहने लगे। 1814 में जब वो कलकत्ता में अस्थायी रूप से रहने लगे तो उन्हें कुछ ऐसे लोगों के वो संपर्क में आए जो पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य सभ्यता के समर्थन थे। तो उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये भी उससे प्रभावित हुए और ये शुरू से, मतलब कहिए तो अंग्रेजी शिक्षा या फिर पाश्चात्य सभ्यता के ये समर्थन में ही रहे थे। तो उन्होंने वैसे लोगों के संपर्क में आए। फिर उन्हीं लोगों के सहयोग से और समर्थन से आत्मीय सभा का आरंभ किया। आत्मीय सभा का आरंभ कौन किया? तो राजा राम मोहन राय ने। जब कलकत्ता में अस्थायी रूप से बसने लगे तो जैसे जिन लोगों के संपर्क में वो आए, उन्हीं लोगों के सहयोग और समर्थन से आत्मीय सभा का स्थापना किया
इसका उद्देश्य एक ही था कि एकेश्वरवाद, मतलब एक ही ईश्वर को मानना। ठीक है। फिर 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की नींव रखी। क्या है? उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की नींव रखी। ये कॉलेज का नींव रखने का उद्देश्य ये था कि आपका एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। 1825 में वेदांत कॉलेज का नींव रखा, उसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। फिर 1820 में वो एक किताब लिखी है, द प्रिसिप्ट ऑफ जेसस। द प्रिसिप्ट ऑफ जेसस किसके द्वारा लिखा गया किताब है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। एक किताब और है, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये किताब भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया है। इन्होंने बताया कि ईसाई धर्म के बारे में बताया कि ये एक अतार्किक है। ठीक है, मतलब अनलॉजिकल है। तो अब इसके बाद उनका जो योगदान है, विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान है, जैसे आधुनिक शिक्षा में उनका योगदान है, पत्रकारिता में योगदान है, समाज सुधार में योगदान है, कानून सुधार में योगदान है। ठीक है, तो राष्ट्रीयता में योगदान है, अंतर्राष्ट्रीयता में भी उनका योगदान है। तो ये बहुत बड़ा महान पुरुष थे, इन्होंने हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ ये अपना योगदान दिए। अब हम लोग पहले देखेंगे आधुनिक शिक्षा में उनका क्या योगदान था। तो हम अब तक पहले भी चर्चा कर दिए हैं कि वो पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य अंग्रेजी भाषा के शिक्षा के समर्थन थे। उन्हें ये लगता था, उनका ये मानना था कि अगर अंग्रेजी भाषा के शिक्षा भारतीयों के लिए लाभदायक होगा, वो एक इक्वलिटी में, एक प्लेटफॉर्म में भी आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। फिर 1817 में उन्होंने डच मित्र, उनका जो डच देश के दो मित्र थे, डेविड हेयर और डफ, इन दोनों मित्रों के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्होंने कलकत्ता में किया। इसमें पॉइंट है क्या कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ? तो ये कलकत्ता में। ठीक है, किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इन समर्थन और सहयोग के रूप में कौन थे? तो डच मित्र थे, डेविड हेयर और डफ। आगे चलते हैं, देखते हैं 1824 में इन्हें क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस की सदस्यता प्राप्त हुई। एक संगठन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस, उनका सदस्यता राजा राम मोहन राय को प्राप्त हुआ। फिर और भी है, अगर समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार के क्षेत्र में अगर देखें तो बाल विवाह, बहु विवाह, बाल हत्या, जाति प्रथा, कुलीन प्रथा, सती प्रथा, इन सब के वो विरोधी थे, विरोध में थे। क्या? बाल हत्या, बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा, कुलीन प्रथा, सती प्रथा, इन सब के विरोध में थे। लेकिन वो समर्थन थे किसमें? विधवा विवाह में समर्थन थे, स्त्री शिक्षा के समर्थन में थे, अंतरजातीय विवाह में वो समर्थन थे। समाज सुधार में तो योगदान दिया ही है, लेकिन समाज सुधार को एक संस्थागत रूप देने के लिए क्या किया कि 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज का नींव डाला। ब्रह्म समाज मतलब वन गॉड सोसाइटी, एकेश्वरवाद। फिर इनका योगदान अगर पत्रकारिता के में देखें तो ये आधुनिक पत्रकारिता का जन्मदाता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1821 में संवाद कॉमेडी, 1822 में मिरात उल अखबार, ये दो उन्होंने किताब लिखा है। लेकिन इसमें याद करने वाली बात है कि संवाद कॉमेडी कौन सी भाषा में है? तो आपका बांग्ला भाषा में है। मिरात उल अखबार कौन सी भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया भी है इससे पहले। फिर 1822 में उन्होंने एक मैगजीन लिखा, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये अंग्रेजी भाषा में, नाम से भी कुछ आपको लग रहा होगा, ब्रह्मनिकल मैगजीन, तो ये आपका अंग्रेजी भाषा में। अगर अब तक इसको रिकॉल करें तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने का है, इसमें ये हम याद रखेंगे, 17 वर्ष की आयु में मूर्ति पूजा पर एक पत्रिका लिखा तो उनके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि तूफात उल मुवाहिदीन एक पत्रिका लिखा जिसमें किससे संबंधित है? तो मूर्ति पूजा और अंधभक्त के विरोध में। ठीक है, अंधभक्त मतलब मूर्ति पूजा के विश्वास में विरोध में। और फिर क्या है कि आत्मीय सभा का आरंभ किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने 1814 में, जब वो कलकत्ता में रहने लगे अस्थायी रूप से। वेदांत कॉलेज की नींव रखी किसने? राजा राम मोहन राय ने। इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना।
ठीक है। और फिर अगर याद रखने का अगर देखें तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है। और क्या है कि पत्रकारिता में ये इंपॉर्टेंट बात है, संवाद कॉमेडी बांग्ला भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, और ब्रह्मनिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में कंटिन्यू रहेगा कानूनी सुधार में उसका योगदान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में उसका योगदान। अब हम लोग देखेंगे कानून सुधार, उसके बाद फिर राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय सुधार। ठीक है। तो कानून सुधार में राजा राममोहन राय का योगदान, स्त्रियों को संपत्ति का उत्तराधिकार पर जोर दिया। इनका कहना था कि स्त्री जो है अपने पिता का या पति का संपत्ति पे उनका अपना उत्तराधिकार वो बन सकती है या फिर उसका भी अधिकार है। दूसरा कह रहा है भू राजस्व में कमी की मांग, अगर कभी वैसा अनाज नहीं उपज हुआ लेकिन उन्हें भू राजस्व देना ही पड़ता था, तो ये इंग्लैंड में एक पत्र लिख के भेजा कि भू राजस्व की कमी की जाए। और फिर दमनकारी कृषि कानून के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र। इन्होंने क्या किया कि कृषि कानून में जो कुछ कानून थे जो भारतवासियों के लिए मतलब गलत साबित होते थे या उल्टा साबित होते थे, तो वो दमनकारी नीति के खिलाफ ये इंग्लैंड पत्र लिखकर भेजा करते थे। ठीक है। ये कभी कंपनी के विरोध में नहीं थे, तो ये इनको जब भी कुछ कहना होता तो ये पत्र लिखकर इंग्लैंड भेजा करते थे। और फिर क्या न्याय में ज्यूरी प्रथा का समर्थन, न्याय में ज्यूरी प्रथा का समर्थन की इन्होंने मांग किया। मतलब क्या है कि न्यायालय में ज्यूरी प्रथा क्या होता है कि अगर कहीं पंचायती हो रहा है तो उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को 5, 10 लोग, 12 लोगों को टीम चुन कर भेजा जाता था कि आप लोग एक डिसाइड करके आइए और आप लोग का न्याय ही फाइनल न्याय माना जाएगा। तो इसे ज्यूरी प्रथा कहा जाता है। ठीक है। तो इसे ज्यूरी प्रथा का समर्थन थे ये। न्यायाधीश और कलेक्टर में, न्यायाधीश का जो जज का जो पोस्ट था और कलेक्टर का पोस्ट था, इन दोनों के पद के पृथककरण की इन्होंने मांग किया। और फिर न्यायालय की भाषा को अंग्रेजी भाषा का इन्होंने समर्थन किया, मांग किया। ठीक है। इतना हो गया आपका कानूनी सुधार। मतलब ये खुद से किए नहीं, लेकिन ये अंग्रेजों से या फिर वहां के सरकार से ये मांग करके ये सब चीज वो लागू करवाए। और फिर अब राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीयता में इसका योगदान देखते हैं क्या है। तो ये इन्होंने कभी कंपनी का विरोध नहीं किया। इन्हें ये लगता था कि ये अंग्रेजी सभ्यता या फिर यहाँ कंपनी का जो ये है इससे भारतीयों को लाभ होगा, भारतीय लोग इसके लाभदायक माने जाते थे। 1830 में अकबर द्वितीय, उस वक्त जो है आपका मुगल का जो ये थे राजा थे, तो वो थे आपका अकबर द्वितीय। इसके टाइम में ये क्या किया कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। ये बात सबसे पहले चर्चा किए थे कि राजा की उपाधि, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, राजा की उपाधि कौन दिए, तो अकबर द्वितीय ने दिए। ठीक है। तो ये अकबर द्वितीय क्या किए कि राजा राममोहन राय को अपना दूत बनाकर पेंशन बढ़ाने के लिए वो ब्रिटिश सरकार के पास भेजे। उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य में कौन थे, तो ब्रिटिश विलियम चतुर्थ थे, उनके पास ये भेजे कि पेंशन बढ़ा दिया जाए। ठीक है। फिर 1833 में इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई, तो लंदन में, इंग्लैंड में हुई। और क्यों, तो उन्हें मस्तिष्क ज्वर की बीमारी हो गई थी, तो इसी के वजह से वो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। और राजा राममोहन राय के प्रयास से ही 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। ये तो जानते भी होंगे, यह बहुत फेमस पॉइंट है कि सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ है। और बंद कौन किया, उस वक्त है आपका विलियम बेंटिक थे। और इसमें राजा राममोहन राय का सबसे ज्यादा प्रयास माना जाता है। ठीक है। और ये राजा राममोहन राय ये प्रथम व्यक्ति थे, भारत के ये प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद द्वारा इसको बुलाया जाता था कि भारत के लिए, भारत के बारे में परामर्श विमर्श करने के लिए इनको राजा राममोहन राय को बुलाया जाते थे। तो वो प्रथम व्यक्ति ऐसा थे जिनको बुलाया गया। मृत्यु के उपरांत, जब इनका मृत्यु 1833 में हो गया, तो मृत्यु के उपरांत इन्होंने जो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, इनके 2 शिष्य थे,
द्वारकानाथ टैगोर और दूसरा है पंडित रामचंद्र विद्यावागीश। दो शिष्य थे, इन दोनों शिष्यों ने उनके ब्रह्म समाज का संचालन किया। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालन कौन किए? तो आपका द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश। इन दोनों के बाद ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी किए। ताराचंद्र चक्रवर्ती ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री थे। पहला मंत्री कौन? तो ताराचंद्र चक्रवर्ती। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अन्य सहयोगी के रूप में प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्रशेखर देव, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये हम लोग अभी तक देखे किसके बारे? राजा राममोहन राय के बारे। हम लोग देखे उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें, विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान एक एक करके हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, आत्मसभा की स्थापना किया। ठीक है, और फिर कानून में कुछ सुधार किए, फिर राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय में उसका भी योगदान देखे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एग्जाम से पहले एक बार और इसको रिवीजन के तौर पर देख लेंगे तो सारा पॉइंट आपको याद हो जाएगा। और राजा राममोहन राय के बारे अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो में जितना पॉइंट बताया गया है इससे बाहर आपसे एक भी पॉइंट नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन होगा यही सब बनेगा। थैंक यू।